गुड मॉर्निंग सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ, जिसके अंदर होता क्या है, इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। जैसे कि एक आ जाएगा साइंस का, एक आ जाएगा फिजिक्स का, एक आ जाएगा केमिस्ट्री का। यानी इन क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि साइंस के अंदर हमने क्या किया है, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में पढ़ा है। जैसे कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में एक-एक बात अच्छे से बता दी। इसके बाद हमने फिजिक्स का क्लियर कर दिया, यानी फिजिक्स के भी टोटल पूरे क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। अब चल रहा है हमारा पार्ट नंबर 3, यानी जो तीसरा पार्ट आ गया केमिस्ट्री का, वो अब कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि केमिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मॉडरेट आते हैं, हाई आते हैं, लो लेवल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। क्लियर? जैसे कि इस पार्ट के अंदर आप है ना, इसके अंदर कम से कम 700 के समथिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि केमिस्ट्री के रहेंगे। सिर्फ फिजिक्स के और जूलॉजी के तो बॉटनी के इन सब के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैं आपको पार्ट करा रही हूँ ये एक ई बुक की तरह है, यानी आपको इस ई बुक को परचेज करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। अब उसमें होगा क्या, अगर आप सोचोगे, तो उसके अंदर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ तो किसी को याद नहीं रहता है। क्लियर? अब इसके साथ ही आपको मैं एक बात और बता रही हूँ, अगर आपको डाउनलोड करने के बाद वो शो नहीं होता है, ओपन नहीं हो रहा है, यानी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, तो ये मेरे नंबर हैं, आप इनके ऊपर कॉल करके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यानी आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है उन सब का सोल्व तुरंत ही कर दिया जाएगा। इसकी इस ई बुक के अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 2000 प्लस। साथ ही टॉपिक वाइज हर मतलब कि टॉपिक को क्लियर करवाएगा तीनों पार्ट के अंदर, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और साइंस के अंदर भी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री के पार्ट से। देखिए, जो आज का हमारा पार्ट होगा वो 101 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आपको पता होगा कि इसके 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें, वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे के जो क्वेश्चन है ना उन सबको हम क्लियर करा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि केले के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। एग्जाम इसी टाइप से ये पूछेंगे कि किस फ्रूट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो केले के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा, वो होगा टार्टिक अम्ल। नेक्स्ट आता है कच्चे आम हो गए, अंगूर हो गया, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इनके अंदर भी टार्टिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि पपीते में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पपीता और आंवला में भी सेम ही पाया जाएगा, कौन सा एस्कार्बिक पाया जाएगा पपीते और आंवला के अंदर। अब आ गया इसी का क्वेश्चन आ गया कि जो एस्कार्बिक अम्ल है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, C6H8O6। क्लियर? नेक्स्ट आएगा जो कपड़ों की रंगाई की जाती है ना, उनके रंग डाला जाता है, वो किस अम्ल की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कपड़ों में कलर के लिए कौन सा अम्ल यूज होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जो कि कपड़ों में कलर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक के अंदर भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रॉकेट ईंधनों में किस अम्ल का यूज किया जाता है। जो रॉकेट ईंधन होते हैं उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। क्लियर? अब आता है फिटकरी, कि फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फिटकरी के अंदर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें भी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये बताएगा कि किसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है जो विस्फोट निर्माण में जो अम्ल यूज होता है उसको कौन सा होता है, तो विस्फोट के लिए कौन सा आता है, नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। अब आ गया कि कब से हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगी
HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा फाइबर ग्लास के निर्माण में किस एसिड का यूज़ किया जाता है? जो फाइबर ग्लास होता है ना, उसके निर्माण के लिए बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीटाणुनाशक या फिर लुब्रिकेंट के रूप में किस अम्ल का यूज़ किया जाता है? चाहे कीटाणुनाशक हो या फिर लुब्रिकेंट हो, उसमें भी बोरिक अम्ल का ही यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि बोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा H3BO3 जो कि बोरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आएगा नीला थोथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि जो नीला थोथा होता है उसका दूसरा नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन वो आ गया कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा CuSO4.5H2O जो कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118 जो टूटी हुई हड्डियां होती है उनको जोड़ने के लिए किस क्षारक यानी बेस का यूज किया जाता है? जो फ्रैक्चर बांधने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या कौन सी चीज होती है, कौन किसका उसका बेस बना होता है? तो कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट का उसका बेस बना होता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है खाने में नमक किसका बनता है? जो खाने का नमक होता है वो किससे बनता है? तो किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार यानी अम्ल और क्षार से ही खाने वाला नमक बनता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120 कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये क्वेश्चन तो समझ लो इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो कौन सा लिटमस होगा जो नीले को लाल कर देता है, तो कौन सा होता है? अम्ल। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो कि नीले को लाल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है अम्ल वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो किस सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का हो जाएगा। यह एक ऐसा यौगिक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनते हैं? जैसे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनसे कौन से वो पदार्थ बनते हैं? तो इनके अंदर लवण एवं जल दोनों बन सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है जिस अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार की क्रिया करके जल और लवण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल से ये दोनों क्रिया करते हैं और जल और लवण को बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, किसकी वजह से बनते हैं? तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसकी वजह से अम्ल और क्षार की क्रिया होकर जल और लवण में चेंज हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? जैसे कि जो अम्ल होते हैं वो जल के अंदर घुल के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं H+ यानी हाइड्रोजन आयन को वो बना देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएगा जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जो जल में घुलने वाले जो भस्म होती है उसको बोलते हैं क्षार। क्लियर। अब आता है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? जो भस्म होती है इनका जो जलीय घोल होता है तो उनके अंदर कौन सा आयन होता है? वो होता है हाइड्रोक्साइड यानी OH। क्लियर। नेक्स्ट आएगा सभी लवण होते हैं, यानी जो सभी लवण होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं विद्युत अपघटक। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सर्वप्रथम पीएच मान निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले पीएच मान इसका किसने किया था? सोरेन पीटर लोजिस्टर सारेंस ने। क्लियर। नेक्स्ट आएगा शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन साधारण का मान कितना होता है? जो एकदम प्योर जल होता है उसमें हाइड्रोजन का जो मान होता है वो कितना होगा? वो 10⁻⁷ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है अम्लीय घोल में पीएच का मान कितना होता है? जो अम्लीय घोल होता है उसमें पीएच का मान होगा 7 से कम। क्लियर। लेकिन जो क्षारीय घोल होगा उसमें पीएच का मान कितना होगा? वो हो जाएगा 700 अधिक। अब आगे उदासीन घोल में पीएच का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा ये 7 ही रहेगा, न ये क्षारीय होगा न ये अम्लीय होगा। जैसे कि शुद्ध जल 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 ही रहेगा। जैसे अम्ल में होगा तो 7 से कम हो जाएगा, क्षार में होगा तो 7 से अधिक हो जाएगा, लेकिन जो उदासीन रहेगा ना
तो वो फिक्स रहेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्रिक अम्ल होता है ना उसमें आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित होते हैं, यानी आयन उत्पन्न करने की जो पावर होती है ना वो ज़्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन को मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी जो ऐसे लवण होते हैं जो अम्लीय हाइड्रोजन या फिर परमाणु या हाइड्रोक्सिल में आयन मुक्त कर देते हैं, नहीं रिलीज कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सामान्य लवण। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सामान्य लवण का उदाहरण बताइए। हमने पढ़ लिया जो नॉर्मल साल्ट होता है ना खाने वाला, नॉर्मल साल्ट, उसका उदाहरण क्या होगा? तो जगह सोडियम सल्फेट, टिट्रोसियम फास्फोट, बोरियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्लियर। नेक्स्ट रहेगा कि ट्रिसोडियम फास्फोट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो ट्रिसोडियम फास्फोट होता है इसका फॉर्मूला होगा Na3PO4। क्लियर। अब आ गया कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का फॉर्मूला CaSO4। अब आ गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4। क्लियर। केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूले यूज होते हैं तो फॉर्मूलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आएगा मोह लवण। जो मोहर साल्ट होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मोह लवण को दिक्स लवण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि दिक लवण का उदाहरण क्या होगा? तो दिक लवण का उदाहरण हो जाएगा फिटकरी या फिर एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का उदाहरण होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये किस प्रकार का होता है? तो ये एक अम्लीय लवण होता है। अब आएगा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है? वो होता है क्षारीय लवण। पता चल गया अम्लीय कौन सा होता है और क्षारीय कौन सा होता है। सोडियम तो हो जाएगा अम्लीय और फेरिक हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यानी जो हाइड्रोजन होते हैं सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है, इसके बारे में किसने कहा था? तो किसने कहा था? डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह लवण या फिर वह साल्ट जो जल को अवशोषित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइग्रोकोसिप लवण। क्लियर। नेक्स्ट आता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है? वो होता है क्षारीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलीय विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो जो जल का विलयन होता है ना उसके लिए हम परीक्षण करने के लिए पीएच मीटर का यूज कर देते हैं, क्योंकि पीएच मीटर से ही तो पता चलेगा कि अम्ल है, क्षार है, उदासीन है। तो इसका यूज तो बहुत ज़्यादा होता है और ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आएगा किस अभिक्रिया के फलस्वरूप अघुलनशील लवण का बनते हैं? यानी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जो अघुलन मतलब जो घुलते ही नहीं है ऐसे लवण बनते हैं? तो कौन सी होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें ऐसे लवण बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है एकारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो हो जाएगा 3HCl प्लस HNO3। अब आएगा एकारेजिया का कौन सा अम्ल यूज होता है? तो कौन सा होता है? इसमें होता है नाइट्रिक अम्ल। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका यूज किया जाता है? जैसे ज़्यादातर गर्मी होने पर कृत्रिम वर्षा कराते हैं तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? उसको बोलते हैं AgL यानी सिल्वर आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जलीय घोल जल अपघटन के कारण होता है अम्लीय। क्लियर। नेक्स्ट आता है जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर की जाती है? कि जो जल कठोरता होती है वो किससे दूर होती है? वो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उसकी जो कठोरता होती है ना वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में यूज में होती है? तो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आती है घरों में सिरका कैसे बनता है? जो घरों में जो सिरका होता है
वो किस प्रकार से बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा घरों में सिरका बनता है। नेक्स्ट आता है, कोका कोला किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा महसूस होता है? जो कोका कोला का जो फ्लेवर होता है वो खट्टा महसूस होता है, तो किसकी वजह से होता है? फास्फोरिक अम्ल की वजह से वो खट्टापन महसूस होता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो फास्फोरिक अम्ल है इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो H3PO4 होगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आएगा, अचार के परीक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? जो अचार होता है इसके परीक्षण हेतु एसिटिक एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है। नेक्स्ट आएगा, अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यानी अभी बताया था जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, उनकी जो पहचान करने के लिए पीएच का यूज किया जाता है। अब पीएच क्या काम करता है? वो एक प्रकार का लिटमस पेपर होता है जिसके ऊपर पता चलता है कि उदासीन है, क्षार है, अम्ल है। क्लियर? जैसे कि मिथाइलेशन या फिर मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट आता है, क्षारक मेथिल ऑरेंज किस में बदल जाता है? जो ऑरेंज होता है वो पीले रंग में बदल जाता है। अब आता है, क्षारक फिनोफेलिन किस रंग में चेंज होता है? तो वो होता है गुलाबी कलर के अंदर। नेक्स्ट आता है, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो वायु में किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका होता है NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका हो जाता है SO2। आप समझने वाली बात है कि इसमें NO2 है, इसमें SO2 है, तो नाइट्रोजन के लिए तो हो जाएगा NO2 और सल्फर के लिए हो जाएगा SO2। बाकी फॉर्मूला सेम है। गंध सूचकों के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंध किस में आती है? प्याज या फिर वनीला के अंदर। तो ये थे गंध सूचक के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, कपड़ों पर लगे जंग के जो दाग होते हैं उनको हटाने के लिए किस अम्ल का यूज होता है? कि जो कपड़ों के ऊपर जो जंग लग जाती है, जो दाग लग जाते हैं, उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का विलियम का यूज किया जाता है जिससे वो दाग आसानी से हट जाते हैं। नेक्स्ट आएगा, अत्यधिक ठंडी देसी जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी देसी बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाने हेतु सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, यानी या फिर साधारण नमक का यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी से पिघल जाती है। नेक्स्ट आएगा, अपमार्जक के निर्माण में किस लवण का उपयोग किया जाता है? जो होता है डिटर्जेंट होता है उसके निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? कास्टिक क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब एक तो रासायनिक नाम पूछ लिया तो बता दिया, अब पूछ रहा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या? NaOH इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, ईंट निर्माण उद्योग में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंट के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा, वॉशिंग सोडा या फिर धोवन सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। अब सोडा एस का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। क्लियर? नेक्स्ट आता है, कांच के निर्माण के लिए किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? जो कांच का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? सोडियम कार्बोनेट की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, आंध्र अभिक्रिया के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंध्र अभिक्रिया के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, पेट्रोलियम शोधन के कार्य हेतु किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा, कागज निर्माण में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? जो कागज का निर्माण होता है उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको समझ में आया कि केमिस्ट्री हमारे लाइफ के लिए मतलब हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, यानी जो चीज़ों का निर्माण होता है उसमें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ई बुक ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपको मैं पढ़ा रही हूँ, एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, क्योंकि हमें एक बार पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता।
एग्ज़ाम टाइम पे हम ज़रूर भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं होता, इसलिए हमें याद नहीं होता। अच्छे से पढ़ने के लिए ई-बुक को परचेज़ ज़रूर करना होगा। नेक्स्ट आएगा, मृदा, जल और गंदे नालों के उपचार के लिए किस लवण का यूज़ किया जाता है? जैसे गंदी मृदा होगी, जल हो गए, गंदे नालों के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा लवण काम आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए ये तो ऑप्शनल आंसर हो गया कि हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaOH2, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आएगा, खाने का सोडा किसे कहा जाता है? जो खाने का सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? अब आगे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, स्विमिंग पूल की सफाई के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? स्विमिंग पूल की सफाई के लिए विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? हम पढ़ रहे हैं कि लिटमस पत्र से ये प्राप्त होता है, ये ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते हैं, तो ये प्राप्त किससे होता है? तो ये लाइकन से प्राप्त होता है, लिटमस पेपर। नेक्स्ट आएगा, पेयजल के कीटनाशक शोधन का में किसका प्रयोग किया जाता है? जो पेयजल होता है उसको कीटाणु शोधन के लिए विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, जिससे पानी साफ हो सके। नेक्स्ट आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। चाहे आप इसको याद कर लीजिए, चाहे आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद करेंगे ना तो ये आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का फॉर्मूला पता होगा, सल्फेट का पता चल गया और हेमीहाइड्रेट का पता चल गया। आप इससे इसको पता कर सकते हैं और इससे इसको पता कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं, यानी दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज किया जाता है टूटी हुई हड्डियों के लिए। नेक्स्ट आएगा, खिलौनों के निर्माण के लिए सतह को चिकना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खिलौने का निर्माण हो गया, सतह को चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, जो स्वर्णकार आभूषणों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अमलराज किस रसायन का यूज किया जाता है? यानी जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है इसके लिए भी रसायनों का यूज किया जाता है, तो कौन सा होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल अम्ल। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारे जो बिना साइंस के, मतलब बिना केमिस्ट्री के कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आता है, वह गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और जली के जो घोल को लाल लिटमस को नीला हो जाता है, बताइए। ऐसी गैस है जो जल में आसानी से घुल जाती है और इसका जो जलीय घोल होता है ना वो लाल लिटमस को नीला हो जाता है, जिसको कहते हैं अमोनिया कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, मोती का रासायनिक संरचना किस प्रकार की होती है? जैसे कोई मोती हो गया, उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की जैसी उसकी संरचना होती है। नेक्स्ट आता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की हो जाएगी लिथियम। सबसे भारी धातु आर्सेनियम। क्लियर? अब आता है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व में कौन सा है? जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा यूरेनियम। और मोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? जो मोजाइट होता है वो थोरियम का बहुत प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट आता है, मोती का जो मुख्य अवयव होता है वो कौन सा होता है? जो मोती होता है उसका जो मुख्य होता है एनोरागाइट और क्रिंचालिन, इसके मुख्य अवयव होते हैं। नेक्स्ट आता है कि अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होगा? जो अमोनिया गैस होती है इसका हो जाएगा NH3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने होंगे। सबको तो नहीं करने हैं पर जो कुछ कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करने ही चाहिए। जैसे कि कौन सी धातु चाकू से काटी जाती है? जो कौन सी ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं?
तो सोडियम तथा पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार-बार आया है। नेक्स्ट आ जाता है, अत्यधिक कोमल खनिज टाल को किससे निर्मित होता है? जो एकदम कोमल खनिज होता है ना टाल के रूप में, वो किससे प्राप्त होता है? वो मैग्नीशियम सिलिकेट से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपने ई बुक को परचेज़ नहीं किया है तो ज़रूर परचेज़ करें। कोई डाउट हो तो कॉल करें। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे। सबसे पहले यही कहा था, वेलकम टू सक्सेस नोट्स, यानी एक कदम सफलता की ओर। रोज़ अगर एक-एक कदम रखेंगे तो हम एक दिन अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।